नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस मैं ज्यादा से ज्यादा एपिसोड बनाने की कोशिश करूंगा और जून के अंदर ही मैं कोशिश करूंगा कि पूरी वैम्पायर डायरीज सीरीज को खत्म कर दूं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे जल्दी से जल्दी हमारा चैनल ग्रो हो और उतनी वीडियो में डाल सकूं। तो अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 10 राइट नाउ। अब हम देखते हैं मिस लोकवुड के मरने पे एक शोक सभा चल रही थी स्कूल के अंदर। वहीं पर हम देखते हैं कि शेरिफ बोलती है कि मिस लोकवुड बहुत ही अच्छी इंसान थी, उनकी एक हादसे में मौत हो गई है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं टाइलर लोकवुड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये सब हादसा नहीं था और वहां से उठ के चला जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं अलीना को भी बार बार एक तरह से विजन्स दिखाई दे रहे थे और उसे दिखाई दे रही थी रिबेका। और फिर वो मुड़ के देखती है, वहां पर रिबेका नहीं थी, उसे लगा था शायद उसके मन का भ्रम है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं वहां से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं नए शेरिफ के तौर पे कोई और नहीं बानी के पापा को लिया गया है जिनका नाम है रूडी हॉकिंस। और वहां पर वो अपनी स्पीच देने आते हैं। वहीं हम देखते हैं अलीना बाहर आ चुकी थी और बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि उसे किसी की रोने की आवाज आती है और रोने की आवाज का पीछा करते हुए जाने लगती है। और तभी वहां देखते हैं अप्रैल रो रही थी और वो उससे पूछती है, अप्रैल तुम रो क्यों रही हो? तभी वो बोलती है कि मुझे इस मोमेंट से अपने पापा की याद आ गई, उनकी भी ऐसी डेथ हुई थी। और ये कहने के बाद बोलती है तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये कहने के बाद अप्रैल बोलती है मुझे पता है अलीना तुम एक वैम्पायर हो। और ये कहने के बाद वो बोलती है अप्रैल ये तुम्हें किसने बताया, और यार तुम पूरी बात सुनो मेरी पहले। तभी हम देखते हैं ये कहने से पहले रिबेका आके उसकी गर्दन तोड़ देती है और वहीं पर नीचे गिर जाती है अलीना। और ये देखने के बाद अप्रैल बोलती है ये करना क्या जरूरी था, उसको मारना? और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है नहीं बट मजा जरूर आया। और ये देखने के बाद अप्रैल थोड़ी शौक थी बट वो अभी भी रिबेका की साइड ही ले रही थी। अब हम देखते हैं वहां पर कैरोलाइन थी और सीधा फोन करती है स्टेफन से और बोलती है तुम क्यों नहीं आए, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। तभी वो बोलता है नहीं यार मेरा कोई मन नहीं है और मैं बाहर में बैठ के अपना एंजॉय कर रहा हूँ और मेरा कोई मूड नहीं है वहां पर आने का, मेरा मूड ऑफ है। ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम्हें पता है ना मैं एक साथ सबको नहीं झेल सकती हूँ, एक तो टाइलर का मूड ऑफ है और तुम भी नहीं आ रहे हो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है उसका मूड ऑफ क्यों ना हो, उसकी माँ मरी है और वो माँ मरी है डूब कर। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ मुझे पता है क्लाउस ने किया है। स्टेफन बोलते है तुम इतनी श्योर कैसे हो कि क्लाउस ने किया है? कैरोलाइन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अपने आप को डूब के मार दे, वो भी सिर्फ एक फाउंटेन वाले पानी में, ये क्लाउस का ही काम है। और बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और मुझे चाहिए कि टाइलर मुझसे बात करे और अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और तुम थोड़े एक तरह से बेटर बिहेव करो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कैसे बेटर बिहेव करूं, मुझे पता चल चुका अलीना सोई थी डेमन के साथ। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मैंने अगर तुम्हें बात बताई इसका मतलब ये नहीं सबको पता होनी चाहिए, तुम किसी को मत बताना। और ये कहने के बाद फोन काट देती है। अब हम अलीना को देखते जो होश में आ चुकी थी और होश में आने के बाद तभी वहां पर अप्रैल को खड़ा देखती है और अप्रैल से पूछती है ये सब हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं अप्रैल थोड़ी नाराज थी और बोलती है कि स्कूल लगभग खाली होने वाला है और वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती है बट वो एक बात जानना चाहती है कितनी बार तुमने मुझे कंपेल किया है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है अप्रैल, तुम एक बार बात सुनो। और ये कहने के बाद अप्रैल बोलती है नहीं मुझे पता चल चुका है तुम झूठी हो, तुम मैनिपुलेटिव हो और रिबेका ने मुझे सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम जो सोचते हो वैसा कुछ नहीं है और तुम रिबेका पे बिलीव मत करो, सही नहीं है। और ये कहने के बाद बोलती है अप्रैल किस पे बिलीव ना करो, रिबेका पे जो 1000 ईयर ओल्ड एक ओरिजिनल वैम्पायर है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम उसकी बात मत सुनो, मेरा हाथ पकड़ो और यहाँ से बस निकलते हैं और मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना उसे लेके वहां से जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि बीच में आकर उसका रास्ता रोकती है रिबेका और कहती है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। और तभी वो अलीना को कंपेल करके कहती है कि तुम यहीं पर वेट करो और बाकी क्लास को भी मैं बुलाती हूँ। और अब हम देखते हैं कि अब उसने अलीना को कंपेल कर लिया है और अब अलीना स्कूल के अंदर बंद हो चुकी है। अब हम देखते हैं रिबेका सीधा फोन करती है स्टेफन को और कहती है तुम्हारी प्यारी अलीना को मैंने पकड़ के रखा है स्कूल में और अगर हिम्मत है तो उसको छुड़वा लो। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि तुम्हें किसने डैगर निकाला तुम्हारी बॉडी से और वो कौन ऐसा बेवकूफ है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है जो भी बेवकूफ हो, जो उसने करना था वो तो कर दिया, तुम आके अपनी अलीना को छुड़वा लो अगर तुम में हिम्मत है तो। और फोन काट देती है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब स्टेफन सीधा फोन करता है कैरोलाइन के पास और कहता है कैरोलाइन तुम वो व्हाइट ओक स्टेक लेके आओ, मैं बताता हूँ इस रिबेका को। और अब हम दोनों स्कूल जा रहे हैं क्योंकि उसने अलीना को पकड़ लिया है। ये देख के हम देखते हैं कि वो मिस्टिक ग्रिल से वहां से जाने लगता है और वहीं हम मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर देखते हैं जो नए शेरिफ है, जो बानी के पापा है, वहां पर बैठे हुए हैं शेरिफ के साथ। और शेरिफ बता रही है कि उनने एक तरह से कवर अप कर लिया है डेथ के ऊपर जो हुई है मिस लोकवुड की। और ये कहने के बाद बोलती है कि तुमसे पहले भी कई लोग मेयर के लिए आए थे बट सबने रिजेक्ट कर दिया ऑफर क्योंकि उन सबको डर था किसी चीज का। और ये कहने के बाद जो बानी के पापा बोलते हैं नहीं मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, स्पेशली मेरी बेटी को। तभी हम देखते हैं वहां पीछे से बानी आती है और बानी आके उसके साथ बैठ जाती है
और बानी उसके साथ अकेले में बात करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें ये जॉब नहीं लेनी चाहिए पापा। और ये कहने के बाद बोलता है कि मुझे पक्का लेनी चाहिए, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और मेरे पास स्पेशल है कुछ। और ये कहने के बाद बानी का पापा बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हारे गिफ्ट्स के बारे में, बट मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूँ। और ये कहने के बाद एक तरह से बानी को मैजिक करने से रोकते हैं। अब हम देखते हैं स्टेफन कैरोलाइन के साथ स्कूल के अंदर आ चुका था। कैरोलाइन सेकंड फ्लोर पे सर्च कर रही थी और वहीं पर स्टेफन फर्स्ट फ्लोर पे चेक कर रहा था। वहीं हम देखते हैं कि कैरोलाइन को शायद अब रिबेका ने उठा लिया है। वहीं हम देखते हैं अब सीधा रिबेका के फर्स्ट फ्लोर पे हम देखते हैं जहां पर वो जाती है स्टेफन के पास और स्टेफन उसे देख के बोलता है तुम यहाँ पर कर ही क्या रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए हमसे। और ये कहने को रिबेका बोलते हैं वही जो तुमने मुझे डैगर मारने से पहले किया था, मुझे वो क्योर चाहिए। तभी हम देखते हैं वो लड़ने लगते हैं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि रिबेका बोलती है मुझे पता है तुम कैरोलाइन का वेट कर रहे हो जो स्टेक लेके आएगी, बट मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है और स्टेक मेरे पास है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अब स्टेफन को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले आती है और वहां पर हम देखते हैं तीनों को उसने एक तरह से बंदी बना लिया है। अब हम देखते हैं रिबेका को जिसने तीनों को कंपेल कर दिया था, उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाती है कि जो 5 वैम्पायर का हंटर ग्रुप है उनका जो मार्क बढ़ता है उससे हमको एक नक्शा मिलता है, एक तरह का मैप मिलता है जिसको फॉलो करके हम वैम्पिरिज्म का क्योर ढूंढ सकते हैं जिससे कि हम वापस इंसान बन सके। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन बोलता है हाँ तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है, बट इससे ज्यादा हमको भी कुछ नहीं पता है और हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। और ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, स्टेफन अलीना के लिए ऐसा कोई क्योर ना ढूंढे, इट इज इम्पॉसिबल। और ये कहने के बाद वो ये तीनों चुप हो जाते हैं और इस चुप्पी को देखते हुए रिबेका पूछती है क्या गड़बड़ है यहाँ पर जो मुझे नहीं पता। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन बोलती है कि इनका ब्रेकअप हो चुका है। और ये सुनने के बाद एकदम हैरान हो जाती है रिबेका और स्माइल करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टेफन और अलीना अलग हो जाएं, इनकी तो अनब्रोकेबल लव स्टोरी थी, ऐसा क्या हुआ जो इनकी लव स्टोरी टूट गई और इनका ब्रेकअप हो गया। और वहीं पर उन तीनों के साथ बैठ जाती है और उनसे पता करने की कोशिश करती है कि इनका ब्रेकअप क्यों हुआ है। और पूछती है स्टेफन से, स्टेफन तुम तो एक टाइम पे ऐसा कह रहे थे कि तुम वैम्पायर से ह्यूमन बन जाओगे जिससे कि अलीना के साथ पूरी उम्र बिताओ और बूढ़े होके मर जाओ। और ये सुनने के बाद अलीना भी शॉक हो जाती है। अब हम देखते हैं कि रिबेका और कुछ डिटेल में जानना चाहती है इनके ब्रेकअप के बारे में। अब रिबेका के इंसिस्ट करने पे और एक तरह से कंपल्शन में हम देखते हैं कि स्टेफन बता देता है कि उनका ब्रेकअप का रीजन क्या है। उसका रीजन है कि अब अलीना सो चुकी थी डेमन के साथ। और ये सुनने के बाद अलीना हैरान हो जाती है कि ये सिर्फ बातें सिर्फ डेमन को बताती है कैरोलाइन को, और शायद कैरोलाइन ने बता दिया स्टेफन को। और ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और निराश भी होती है। वही हम देखते हैं स्टेफन एक तरह से टूटा हुआ था, एक जिंदा इंसान जिसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, बिल्कुल ब्रोकन अप। और ये देख के हम देखते हैं रिबेका बहुत ज्यादा खुश होती है। रिबेका एक तरह से पूरी सिचुएशन के मजे ले रही थी। वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना बहुत ज्यादा सैड थी और यहाँ पर स्टेफन भी बहुत ज्यादा सैड था। रिबेका और डिटेल में जानने की कोशिश करती है और एक तरह से कंपेल करके पूछने की कोशिश करती है कि ऐसे ब्रेकअप हुआ कैसे और अलीना ने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया जब स्टेफन उसके लिए एकदम परफेक्ट था। और ये सुनने के बाद स्टेफन बोलता है कि एक तरह से साइड हो चुकी है डेमन से और इस वजह से वो ऐसा कर रही है। तभी हम देखते हैं कि अलीना को हिप्नोटाइज करके और कंपेल करके पूछते हैं रिबेका कि सच में तुम साइड हो चुकी हो और क्या साइड की वजह से तुम उसके साथ सोई थी। ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना बोलती है हाँ मैं साइड तो हो चुकी हूँ, बट इसका मतलब नहीं कि मैं उसके साथ इस वजह से सोई थी, क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ इसके लिए उससे सोई थी। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन का बिल्कुल दिल टूट चुका था। अभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन उसे रोकती है और कहती है कि इससे तुम्हारे क्योर से क्या मतलब है, इनकी पर्सनल लाइफ है, तुम उसमें इंटरफेयर ना करो तो बेटर है। तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं वो पूछने लगती है स्टेफन से कि क्योर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन हिप्नोटिज्म में बताता है कि एक प्रोफेसर है शेन, उसके पास पूरा वे है जाने का वहां पर उस क्योर को पाने का, उसको सब कुछ पता है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वो शेन को बुलाने की पूरी तरह से तैयारी करती है। और वहीं हम देखते हैं शेन और बानी बात कर रहे थे, जहां पर बानी बताती है कि उसके पापा को विचिस से बहुत ज्यादा नफरत है, इसी वजह से वो टाउन में ज्यादा दिन रुकते नहीं है उसके पास, क्योंकि मैं विचिस स्टफ करने लग गई हूँ और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बानी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है शेन मुझे कोई ऐसा कोई मैजिक बताओ जिससे मैं मेरे माइंड को शांत कर सकूं। मेरा पापा एक टाइम पे तो मेरी केयर भी नहीं करता था जादू की वजह से, और अब मेरी तरफ से एक प्रोटेक्टिव फादर बन के आ चुका, तो मैं क्या करूं। और ये कहने के बाद शेन बोलता है तुम टेंशन ना लो, पहली बात तो ऊपर से तुम अपने आप मैजिक कर सकते हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। और तभी बोलता है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन गिफ्ट देता हूं मैं। तभी हम देखते हैं वो एक तरह का नेकलेस लाके देता है और वो देखने के बाद बानी बोलती है बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये कहने के बाद शेन बोलता है हाँ इंसान की हड्डी से बना है। और ये देख के हम देखते हैं कि बानी एक तरह से अजीब सा रिएक्ट करती है। और ये देख के शेन बोलता है कि ये नेकलेस एक टाइम पे कैथसिया पहनती थी 2000 साल पहले और ये बहुत पुराना है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि बानी एक तरह से खुश हो जाती है देखने के बाद, तो थोड़ी क्रिंज भी होती है कि 2000 पुराना एक हड्डी से बना नेकलेस है। तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद जाने लगती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि उसे एक बंदा दिखता है जो कोई और नहीं कॉल था, बट उसे पहचान नहीं पाती है। बट थोड़ी देर में जब पहचानती है तो वापस जाने की कोशिश करती है और उसे डाउट हो गया था कि शेन को शायद वो हार्म करना चाहता है।
तभी हम देखते हैं वापस शेन के रूम में जाते हैं तो वहां पर शेन नहीं था और ये देख के वो घबरा जाती है कि वो शेन को उठा के ले जा चुका है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि डेमन को जो अभी लेक हाउस के पास था और वहां पर जेरेमी ट्रेनिंग करने लग रहा था मैट के साथ मिलकर, और वहीं पर हम देखते हैं जेरेमी को लड़ना सिखा रहा था और एक तरह से उसको सेकेंडरी ट्रीट कर रहा था। वहीं हम देखते हैं जेरेमी गुस्सा था कि डेमन उसे ढंग से सिखा नहीं रहा है। तभी हम देखते हैं कि जेरेमी ने एक तरह से पिज्जा ऑर्डर किया है ऑनलाइन वहां पर, और जंगलों के बीच में पिज्जा डिलीवरी करने के लिए आए हैं। और ये देख के हम देखते हैं कि डेमन को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर लोगों को कैसे बुला सकते हो, यहाँ पर अलाउड नहीं है और तुम ना बुलाओ तो बेटर है। वहां पर उसका कैश पेमेंट करने के बाद वो पिज्जा लेक खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी पनिशमेंट है कि एक पूरे लेक का चक्कर लगा के आओ और तभी तुम्हें पिज्जा मिलेगा। ये देख के हम देखते हैं जेरेमी चुपचाप चला जाता है। वहीं पर मैट बोलता है मेरे ऊपर थोड़ा ना कोई रूल है, और ये कहने के बाद बोलते हैं पिज्जा खाना है तो रूल मानना पड़ेगा। और देखते हैं हम वो मैट को भी वॉकिंग के लिए भेज देता है और वहीं पर हम देखते हैं कि वो सीधा फोन उठाता है जिसके पास वॉइस कॉल मैसेजेस थे वो किसी और के नहीं थे, अलीना के थे। और अलीना बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हूँ। ये देख के हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा खुश भी हो रहा था डेमन और थोड़ा क्रिंज आउट भी हो रहा था क्योंकि ये साइड बॉन्ड की वजह से था। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जेरेमी वहां पर वापस आ चुका था और कहता है कि तुम्हें मेरी बहन से इतनी चिंता है तो डेमन तुम मेरे पास क्यों कर रहे हो, मेरी बहन के पास ही जाओ। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम्हारी बहन की चिंता इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं कि तुम अपनी बहन को ही ना मार दो। ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर आ जाता है क्लाउस और क्लाउस कहता है यार मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। और वहां आने के बाद बोलता है कि कितने इसने वैम्पायर मारे और इसका कितना मार्क बढ़ा है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है एक भी नहीं मारे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस गुस्सा आ जाता है और कहता है कि 3 दिन हो चुके हैं और इसने एक भी वैम्पायर यहाँ पर नहीं मारा है तो इसका फायदा क्या है यहाँ होने का। और ये कहने के बाद बोलता है कोई नंबर बताओ, 1 2 3 4 कुछ तो मारे होंगे, मैंने देखो 12 मारे अपने खुद के हाइब्रिड, और मेरे पास अब हाइब्रिड की शॉर्टेज हो चुकी है और मुझे अलीना भी क्योर्ड चाहिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बोलता है कि मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसको जल्द से जल्द सिखाओ या फिर मैं खुद अपने हाथ में सारा मामला ले लूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एकदम गुस्सा हो जाता है डेमन को और डेमन अपनी गन लोड करता है और कहता है जेरेमी देखो और सीखो कैसे मारते हैं वैम्पायर को। तभी हम देखते हैं सीधा क्लाउस को 3-4 गोलियां मारता है और कहता है ये तुम्हें मैंने इसलिए मानी है कि तुमने मिस लॉकवुड को जान से मारा है। और ये कहने के बाद चला जाता है और हम देखते हैं क्लाउस बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अब हम देखते हैं रिबेका को। रिबेका अपने पूरे गुस्से में थी और रेज में थी और वो सीधा फोन मिलाती है टाइलर को। टाइलर को फोन मिलाने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन के फोन से मिलाती है। वहीं पर टाइलर कैरोलाइन का फोन देख के सीधा बोलता मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका बोलती है तुम जरूर कैरोलाइन पे गुस्सा हो बट मैं कैरोलाइन नहीं हूं। और ये कहने के बाद टाइलर बोलता है रिबेका तुम्हारे पास क्यों है इसका फोन और मुझे सीधा अभी कैरोलाइन से बात करनी है। और ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है हाँ जान बचानी चाहो तो तुम आ सकते हो स्कूल में इसकी जान बचाने के लिए, और मुझे पता है मेरे भाई ने तुम्हारी माँ को मार दिया, तुम्हारी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी है, बट वेलकम टू माय वर्ल्ड, मेरे भाई मेरे लिए भी यही करता है। और ये कहने के बाद बोलती है अगर तुमने अपनी माँ को नहीं बचा पाए कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लो अगर हिम्मत है तो, और स्कूल में आ जाओ। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अब टाइलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपना फोन दीवार में फेंक के मारता है और अपना फोन तोड़ देता है और उसका रेज कुछ ज्यादा ही था। वहीं पर हम देखते हैं कि अब रिबेका के पास उसका भाई कोल आ चुका है और कोल को देख के बोलती है तुम उसको ले आए मेरे लिए। और ये कहने के बाद कोल बोलता है वो तो ले आया हूं बट तुम भी क्लाउस से कम नहीं हो, इन सबको बंदी बना के रखा हुआ है। और ये स्माइल करते हुए रिबेका बोलती है हाँ मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगी अपने भाई जैसा बनने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं कोल लेके आता है सीधा प्रोफेसर शेन को वहां पर और बोलता है कि इसको सब कुछ पता है और हम इससे उगलवा लेंगे सारी बातें। अब हम देखते हैं रिबेका और कोल मिलकर उस प्रोफेसर शेन को खींचते हुए ले जाते हैं स्टोर रूम में और वहां पर उसको कंपेल करके पूछने की कोशिश करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि कोल एकदम बहुत ज्यादा खुश भी दिख रहा था और टेंस्ड भी था और बोलता है कि मैं ओरिजिनल फैमिली से मिला हूं, रिबेका माइकलसन और कोल माइकलसन। और ये देखने के बाद हम देखते हैं रिबेका उसके पास जाती है और उसको कंपेल करने की कोशिश करती है और पूछती है कि वो क्योर कहाँ है। और ये देखने के बाद शेन कंपेल नहीं होता है और बोलता है अच्छा कंपल्शन बहुत अच्छी ट्रिक है बट मेरे पे काम नहीं करती। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है चलो इस पे पुरानी ट्रिक आजमानी पड़ेगी, ऐसा करो कोल इसको जब तक मारो जब तक ये सोल्यूशन नहीं बता देता। और वहां से चली आती है। रिबेका वापस उन तीनों के पास आती है और कहती है यार तुम बहुत बोर हो रहे हो, चलो हम ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम खेलते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं तीनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं रिबेका पे। वही हम देखते हैं और रिबेका ट्रूथ एंड डेयर देने की कोशिश करती है अलीना को और बोलती है अलीना तुम एक चीज मुंह से बताओ ट्रूथ और डेयर। तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है डेयर। और ये देखिए कैरोलाइन बोलती है तुम करवाना क्या चाहती हो यहाँ पर, और भी हालात खराब करवाना चाहती हो। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है तुम सब मेरे कंपल्शन में और जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अलीना को डेयर देती है कि वो अपने इमोशंस बताए डेमन को लेके स्टेफन के सामने। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अलीना कंपल्शन के अंडर बता देती है उसे कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और जब वो रहती है डेमन के साथ तो उसे बिल्कुल फ्री महसूस होता है और बिल्कुल आजाद महसूस करती है। वहीं पर वो स्टेफन के साथ जब रहती है तो उसे लगता है कि वो किसी बंधन में है और जब से तो वैम्पायर बनी है उसको लगता है कि स्टेफन उसे फिक्स करने की कोशिश में लग रहा है जैसे कि वो कुछ गलती कर चुकी हो लाइफ में और चाहे तो सही इंसान नहीं हो।
और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि रिबेका उससे पूछने लगती है कि तुम अभी भी स्टेफन से प्यार करती हो क्या? और ये कहने के बाद बोलती है हाँ, मैं स्टेफन से प्यार करती हूँ अभी भी। और ये सुनने के बाद स्टेफन की थोड़ी उम्मीद जगने लगती है और फिर रिबेका क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछती है क्या तुम अभी भी स्टेफन के साथ प्यार में हो? और ये कहने के बाद अलीना बोलती है नहीं, मैं अब नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा निराश हो जाता है स्टेफन और एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है जैसे कि वो एक इंसान है भी नहीं। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अब रिबेका जाके बैठती है स्टेफन के पास और बोलती है अब बताओ तुम्हें कैसा लगा। वही हम देखते हैं कि कंपल्शन के अंदर वो बताता है हाँ मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है वेलकम टू माय वर्ल्ड, मेरी दुनिया भी ऐसी है, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे कभी उल्टा प्यार वापस नहीं देता उतना जितना मैं उसे करती हूँ। और तुम्हें जैसा लग रहा है ना वैसा मुझे डेली लगता है। और ये कह के जताने लगती है कि अब स्टेफन की जिंदगी भी बहुत बेकार हो चुकी है। उसी मोमेंट पर हम देखते हैं कि टाइलर भागा हुआ स्कूल के अंदर आता है गुस्से में और वहीं पर वो उस रूम के अंदर पहुंच जाता है। रिबेका उसको देख के बोलती है अच्छा तुम आ गए तो तुम बेटर है। तभी हम देखते हैं वो कंपेल करने की कोशिश करती है और अब टाइलर को भी वो कंपेल करती है और कहती है कि तुम अपने आप को टर्न करोगे एक वेयरवुल्फ में। और ये सुनने के बाद तीनों टेबल पे लोग बोलते हैं तुम पागल तो नहीं होगे, वो कंट्रोल खो देगा और हमको मार सकता है। तभी हम देखते हैं रिबेका बोलती है हाँ वही तो मैं चाहती हूँ। और तभी हम देखते हैं वो तीनों को कंपेल करती है जो बैठे हुए थे और बोलते हैं कि तुम इस बिल्डिंग को छोड़ के नहीं जा सकते हो, भागो जितना भाग सकते हो, अगर टाइलर ने तुम्हें पकड़ लिया तुम्हें काट लेगा, तुम्हें जान से मार देगा। और ये कहने के बाद बोलती है कि मुझे वो क्योर चाहिए, चाहे मैं उसको डिस्ट्रॉय करूं, चाहे उसको अपने पास रखूं या किसी और को पिला दूं, बट वो क्योर सिर्फ मेरे पास होगा। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब टाइलर कंपल्शन के अंदर वेयरवुल्फ में बदलने वाला है और इस मोमेंट पे वो किसी भी अपने दोस्त को हार्म कर सकता है। और वहीं पर हम देखते हैं सब लोग घबरा जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। अब हम देखते हैं शेन को ढूंढते हुए बानी भी स्कूल के अंदर आ चुकी है और स्कूल के अंदर आने के बाद वो अप्रैल से मिलती है। अप्रैल बोलती है मुझे पता है बानी तुम एक विच हो और तुम्हारे दोस्त वैम्पायर्स हैं। और ये कहने के बाद बानी बोलती है तुम्हें किसने बताया? और तभी बोलती है मुझे रिबेका ने बताया। और ये सुन के बानी बोलती है तुम रिबेका के साथ कर ही क्या रही हो? और ये कहने के बाद बोलती है कि वो उनको हेल्प कर रही है और एक तरह से वो अच्छी है। और ये कहने के बाद बानी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिबेका कभी अच्छी नहीं हो सकती। तभी हम देखते हैं कि अप्रैल बताती है उसने डेमन, कैरोलाइन और एलिना को बंदी बना रखा है। और वहीं पर हम देखते हैं शेन से वो कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अब बानी बोलती है कि शेन को कंपेल किया नहीं जा सकता तो मतलब कुछ और गड़बड़ करेंगे, शायद उसको मारने की कोशिश करेंगे और मुझे उसे बचाना होगा। तभी हम देखते हैं वो सोल्ट ढूंढने लगती है, पूरी लैब में उसे सोल्ट नहीं मिलता। वहीं अप्रैल बोलती है मैं ढूंढ के देती हूँ और अप्रैल उसे सोल्ट देती है। तभी हम देखते हैं कि वो 3 अलग अलग 4-5 जार्स में डाल देती है सोल्ट्स को और अपना मैजिक और स्पेल स्टार्ट करती है। और तभी हम देखते हैं कि उन सोल्ट्स में आग लग जाती है और एक तरह से वो ढूंढने की कोशिश करती है और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है शेन को। वहीं पर हम देखते हैं कोल शेन को डुबा डुबा के पूछ रहा था कि तुम मुझे बताओ वो क्योर कहां पर है और मुझे क्योर ला के दो। वहीं पर हम देखते हैं अब रिबेका उनके पास आ चुकी थी और रिबेका बोलती है बताओ ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो एक मोमेंट पे भी नहीं बताता सच और उसको बार बार डुबोने की कोशिश कर रहा था कोल उसे पानी के अंदर। अब रिबेका पूछने लगती है वैम्परिज्म के लिए वो क्योर है तो तुम क्यों ढूंढवा रहे हो और तुम्हें क्या मतलब है? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब प्रोफेसर शेन अपना असली मकसद बताता है और बोलता है कि मैं साइलस को वापस जिंदा कर लूंगा और उसकी उससे टूम से निकाल लूंगा। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कोल डर जाता है और बोलता है तुम ये सब नहीं करने वाले हो। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैं यही करने वाला हूँ, मैं साइलस को उठा दूंगा और उसके बाद उस सबको मार देगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कोल बोलता है वो हम सबको मार देगा और ये बात रियल है। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, साइलस एक स्टोरी है सिर्फ और वो रियलिटी में नहीं होता है और वो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहानी है। ये कहने के बाद कोल बोलता है नहीं ये रियलिटी है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब प्रोफेसर शेन बोलता है हाँ ये सब रियलिटी है और मैं उसको जगाने वाला हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ काम है। और ये कहने के बाद बोलता है कि वो पहला मॉडल बीइंग था 2000 साल पुराना और वो अभी भी आ सकता है वापस और वो अगर आ गया इस दुनिया में तो उसके बाद फिर मैं मरे हुए को भी जिंदा कर पाऊंगा और मैं ये सब कर रहा हूँ और ऊपर से मासकर्स भी करा रहा हूँ। पहला मासकर मैंने कराया इंसानों का और दूसरा तो तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के हाथों हाइब्रिड का। और ये सुनने के बाद एकदम दंग हो जाती है और बोलती है कि ये मासकर के बाद शायद रियल में साइलस आने वाला है। तभी हम देखते हैं ये सारी बातें सुनते हुए हम देखते हैं कि कोल को बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो बिल्कुल भी साइलस को जगाने के मूड में नहीं था। तभी वो एक पाइप लेता है स्टील की और सीधा आर पार कर देता है शेन के और शेन के पेट में बहुत बुरी तरह से पूरा आर पार करने के बाद उसे लगभग मार के छोड़ देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि शेन की जो बॉडी थी वो एक तरह से जुड़ चुकी थी अप्रैल से, वो पता नहीं कैसे। तभी हम देखते हैं जो बानी मैजिक कर रही थी वो एक तरह से डार्क मैजिक था। तभी हम देखते हैं कि अप्रैल की तबीयत खराब होने लगती है और उस ब्लड उसके पेट से निकलने लगता है जैसे कि उसको भी चोट लगी हो। तभी हम देखते हैं वो अप्रैल को संभालने लगती है और वहीं कंफ्यूज हो जाती है कि अप्रैल इसमें कैसे जुड़ चुकी है। और वहीं हम देखते हैं अब शेन की डेथ हो चुकी है।
अब हम देखते हैं कि अब टाइलर अपना कंट्रोल खो रहा था और कह रहा था अपने दोस्तों से भागो जितना दूर भाग सकते हो, क्योंकि अब मैं अगर टर्न हो गया तो मैं शायद तुम्हें मार डालूं और मेरे कंट्रोल भी नहीं रहेगा जब मैं वेयरवुल्फ बन जाता हूं। और ये देखने के बाद हम देखते हैं उसके तीनों दोस्त भागने लगते हैं और अब टाइलर अपने वेयरवुल्फ वाले रूप में आ गया था। और ये देखते हो दोनों अलग अलग साइड में भागने लगते हैं और वही हम देखते हैं कि टाइलर अब पीछा कर रहा था स्टेफन का और अलीना का। स्टेफन और अलीना डोर बंद करने की बार बार कोशिश करते हैं बट तोड़ के उनके पीछे भागता रहता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अब लास्ट डोर पर पहुंच चुके थे और वहां पर हम देखते हैं कि अब वो शांत हो चुका था और टाइलर कहीं और जा चुका था। वहां पर हम देखते हैं कि टाइलर का अब जो वेयरवुल्फ वाला रूप है वो एक तरह से कम हो चुका था और वापस ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था और बिना कपड़ों के था। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलिन उसके पास जाती है और एक तरह से कुछ कपड़ा पहनाती है उसे और उसके पास बैठ जाती है। और ये देख के हम देखते हैं कि टाइलर अब कंट्रोल कर चुका है और वो एक तरह से टर्न होने के बाद वापस ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। अब हम देखते हैं कि रिबेका बोलने लगती है अपने भाई कोल से कि तुमने इसको मारा क्यों, यही एक तरीका था मुझे इमोर्टैलिटी से छुटकारा पाने का और एक तरह से क्योर ढूंढने का। और ये कहने के बाद कोल बोलता तुम ऐसा कुछ मत सोचो, पहली बात तो। नंबर 2, अगर साइलस जग जाता तो हम सब मर जाएंगे और साइलस सबसे खतरनाक चीज है और अब हम उसे नहीं जगाना चाहते। तभी हम देखते हैं वो दोनों बाहर जाने लगते हैं और तभी रिबेका बोलती है वो ऐसा नहीं होने देगी और वो एक तरह से क्योर ढूंढ के रहेगी। तभी हम देखते हैं कि कोल उसे वही स्टेक दिखाता है व्हाइट ओक ट्री वाला और ये देखने के बाद रिबेका बोलती है तुम्हारे पास ये कैसे आया। तभी बोलता है बहन तुम ढंग से छुपाना तो सीख लो। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं रिबेका उसके साथ बाहर निकल आती है। अब हम देखते हैं अलीना को जॉब थी स्टेफन के साथ और वहां पर वो दूसरे रूम में जाते हैं जहां पर उसने बानी और एप्रिल को देखा। एप्रिल जमीन पे बेहोश गिरी हुई थी और वहीं पर हम देखते हैं वो दोनों उसे उठाने के लिए जाते हैं और पूछते हैं बानी से इसको क्या हुआ। तभी बानी बताती है कि एकदम इसके पेट से ब्लड आने लगा, उसको अजीब सा फील हुआ और बेहोश हो गई है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन अपना ब्लड पिलाने की उसे कोशिश करता है बट एकदम अप्रैल होश में आ जाती है अपने आप ही और एकदम डरी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन उसे शांत करता है और कहता है कि तुम इसको बाहर लेके जाओ बानी, हम थोड़ी देर में आते हैं। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। और तभी स्टेफन बोलता है कि हमें कंपेल कर रखा है कि हम कैंपस नहीं छोड़ सकते हैं रिबेका ने और हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, इसको लेकर जाओ। और तभी हम देखते हैं बानी वहां से चली जाती है और वहीं हम देखते हैं कि अब स्टेफन अलीना के साथ अकेला रूम में था। वहीं अलीना बोलती है स्टेफन तुम मेरी एक बात सुनोगे प्लीज। और यहीं देखते हैं कि स्टेफन बहुत ज्यादा नाराज था और बोलता है कि नहीं तुम कुछ भी मत बोलो मुझसे, बात ही मत करो, तुम और कितनी बार मेरा दिल तोड़ोगी, तुम हर बात पे मेरा दिल तोड़ रही हो और एक वर्ड भी बोला तो मैं एक तरह से सह नहीं पाऊंगा। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और ये उसकी गलती नहीं है, उसे थोड़ा टाइम चाहिए था। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है उसे कोई परवाह नहीं है उसकी और अब वो एक तरह से अकेला रहना चाहता है और बहुत ज्यादा गुस्से में था और बोलता है कि अलीना अब मैं तुम्हें मेरा दिल इतनी बार नहीं तोड़ने दूंगा और तुम हर बार पे मेरे इनोसेंट होने का फायदा उठा रही हो और मैं यहां से जा रहा हूं। अब हम देखते हैं शेन को जो वापस जिंदा हो चुका है और शायद बानी ने किसी तरह का ब्लैक स्पेल किया था जिससे बानी को भी नहीं पता था और अब शेन वापस जिंदा हो चुका है और कहता है बानी ने मुझे मदद की है। तभी हम देखते हैं वो अपना पूरा लोहे का रोड बाहर निकालता है और एक तरह से वहां से जाने की कोशिश करता है। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन जैसे ही जाने के लगता है वहां पर, वहीं पर रिबेका आ जाती है और रिबेका बोलती है कि तुम दोनों कहां पर जा रहे हो, अभी तुम रुको यहाँ पर। रिबेका बोलती है तुम्हारे एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ कि मैं स्टेफन की सारी मेमोरी इरेज कर दूं तुम्हारे बारे में अलीना, और एक तरह से ब्रेकअप में इसका हार्ट ब्रोक नहीं होगा। ये देखने के बाद अलीना बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और बोलती है शायद तुम ये कर सको तो प्लीज करना। और रिबेका बोलती है स्टेफन क्या मैं तुम्हारी सारी मेमोरी मिटा दूं और क्या अलीना की सारी एक एक मेमोरी जब तुम उससे प्यार में पड़े हो सब भुलवा दूंगी। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ करवा दो, बेटर रहेगा हमारे लिए। तभी हम देखते हैं रिबेका हंसती है और कहती है ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं, जैसे मेरे भाई ने मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ भुलवा दिया था। और वैसे अगर मैं अलीना के बारे में कर दूं तुम्हें गिल्ट कैसे महसूस होगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं तुमसे कितना प्यार करती थी और कितनी केयर करती थी, तुमने कभी मेरी केयर नहीं की। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बोलती है नहीं तुम्हें मैं सफर करते हुए देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें कितना पेन फील होता है जब कोई तुमसे वापस प्यार नहीं करता और तुम उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं बानी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और शेन के ऑफिस में उससे मिलने के लिए पहुंचती है और कहती है कि तुमने ये सब क्या किया, आज शायद अप्रैल मर जाती तुम्हारी वजह से और जो तुमने मुझे सिखाया है वो ब्लैक मैजिक है। और ये कहने के बाद शेन बोलता है मैंने थोड़ा मिसकैलकुलेटेड कर दिया था, मुझे लगा नहीं था इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कहने के बाद बोलती है बड़ी प्रॉब्लम, सब कुछ ही तो प्रॉब्लम थी शेन। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है और बोलती है मेरे डैड टाउन के मेयर बन चुके हैं और अगर मेरे हाथों से कुछ गलत हो गया तो बड़ा पंगा हो जाएगा। और वहां से वो जाने लगती है। तभी हम देखते हैं शेन बोलता है जो तुम करती हो ब्लैक मैजिक नहीं है, बुरा नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्रेशन मैजिक है। एक्सप्रेशन एक तरह का मैजिक है जो नेचर और विचेस नोटिस नहीं कर पाती और चुपचाप हो जाता है और उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बात एक ही है तुम किस तरह से उस मैजिक को यूज करती हो वो मैटर करता है।
तभी हम देखते हैं वो रुकती है और पूछने लगती है, और वहीं पर शेन बताता है कि ये मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास मैजिक होगा वापस और तुम इसको यूज कर सकती हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम हर ताले की चाबी हो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम ही हो बानी। और ये कहने के बाद उसे मनाने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं डेमन को जो बैठ के एक तरह से छील रहा था और स्टेक्स रेडी कर रहा था मारने के लिए, और वहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस आके उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया इतने दिनों से, एक भी वैम्पायर नहीं मरवाया, क्या तुम उसको संत बनाना चाहते हो जेरेमी को या फिर पूरा वैम्पायर हंटर। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है अब मैं समझा तुमसे हाइब्रिड इतना क्यों इरिटेट हो जाते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो क्लाउस। तभी हम देखते हैं बोलता है कि मुझे लगा था यार तू बेटर सैल्वाटोर ब्रदर है बट तेरा भाई तुझसे बेटर है रिपर फॉर्म में। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मुझे इससे कोई मैटर नहीं करता, मैं धीरे धीरे करके जेरेमी को ट्रेन करूंगा इसके लिए। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ मुझे पता था तू लेट करने वाला है इसलिए मैंने पहले बंदोबस्त कर दिया है। ये सुनने के बाद डेमन बोलता है तुमने किया क्या है। अब हम देखते हैं लेक हाउस के अंदर, अब हम देखते हैं वही पिज्जा गर्ल जो पहले सुबह पिज्जा देने आई थी वो वापस आती है और कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे तुम्हारा फोन यूज करना है। तभी हम देखते हैं कि मैट बोलता है हाँ मैं फोन लेके आता हूँ तुम वेट करो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं जेरेमी बोलता है अरे तुम तो पिज्जा गर्ल हो ना, अंदर आ जाओ। और वहां पर पता चलता है कि वो एक वैम्पायर थी। तभी हम देखते हैं वो सीधा जाती है मैट के रूम में और मैट से बोलती है तुम्हें फोन मिल गया तुम्हारा। और तभी हम देखते हैं मैट बोलता है हाँ मिल गया, तुम लो फोन बात करो। और ये कहते हैं हम देखते हैं कि वो मैट के ऊपर अटैक कर देती है और एक तरह से ब्लड पीने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं जेरेमी रूम में आता है और उसे बचाने लगता है और अब मैट को बचाते बचाते उस वैम्पायर गर्ल को एक तरह से मार देता है और उसका मार्क बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं भागते हुए वहां पर डेमन आता है और डेमन देखता है कि शायद उसका मार्क बढ़ रहा है इसलिए वो अपने हाथ की तरफ देख रहा है और वो हम समझते हैं क्लाउस ने अपना पूरी तरह से प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है। अब हम देखते हैं अलीना जो अब घर पे पहुंच चुकी थी और वहीं पर वो कॉल मिलाती है सीधा डेमन को और डेमन वहां पर उस वैम्पायर की लाश को गाड़ने लग रहा था और वहां पर हम देखते हैं अलीना फोन उठाती है और उससे बात करना स्टार्ट करती है और डेमन बोलता है आई विश कि तुम्हारा दिन तो अच्छा गया और मेरा तो बेकार गया था, यहाँ पर क्लाउस आ चुका है। और ये कहने के बाद बोलती है मेरा भी कुछ खास अच्छा नहीं गया। और तभी हम देखते हैं दोनों बातचीत करने लगते हैं और वहीं पर अलीना बता देती है कि अब स्टेफन को सारी बातें पता चल चुकी है। और ये सुनने के बाद एकदम डेमन थोड़ा टेंस हो जाता है कि उसके भाई को उसके बारे में सब पता चल चुका है। और वहीं पर अलीना बोलती है यार मुझे उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ जो मैंने जिंदगी में कभी फील नहीं किया और मेरे अंदर ये इमोशन पहले कभी नहीं आए हैं। मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं इससे ज्यादा जिंदगी में किसी से प्यार नहीं कर सकती हूँ डेमन। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन स्माइल करता है और कहता है एकदम इमोशनल हो गया कि मैं तुम्हारे लिए क्योर ढूंढ के रहूंगा और अब ये मेरा एक तरह से चैलेंज है। और बोलता है कि अभी तुम ऐसा करो गाड़ी में बैठो और मेरी तरफ आने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखते हैं सुनने के बाद एकदम अलीना खुश हो जाती है और वहीं पर डेमन बोलता है जल्दी करो, फोन काटो, गाड़ी में बैठो और मेरे पास आ जाओ। और वहां से वो गाड़ी में बैठ के निकलने के लिए रेडी हो जाती है। अब हम देखते हैं रिबेका सीधा स्टेफन से मिलने के लिए आ चुकी थी। वहीं पर स्टेफन बोलता है आओ रिबेका और बताओ क्या हाल है। यहीं पर हम देखते हैं रिबेका बोलती है मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं और अभी क्योर के पीछे कितने सारे लोग हैं। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है अब कोई क्योर नहीं है क्योंकि अब शेन मर चुका है और शेन को छोड़ के किसी के पास भी उस रास्ते का पता नहीं है और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कहने के बाद बोलता है ना ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है, शेन वापस जिंदा हो चुका है। तभी स्टेफन बताता है कि ये किसी तरह का मैजिक है जो बानी करती है जिसकी वजह से उसने शेन को वापस लाइफ में ले आया है और बोलते हैं कि अभी भी हमारे पास चांस है और अब हमें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि शेन की बात सुनकर अब बोलती है रिबेका ये किस तरह का मैजिक है, क्योंकि मुझे लेटेस्टली पता चला है शेन ने खुद एडमिट किया है कि उसने 12 काउंसिल मेंबर्स को मारा है जो ह्यूमंस थे, 12 हाइब्रिड्स को मारा है, मेरे भाई के हाथों मरवाए बाय द वे, और एक तरह से एक मासकर्स करवाए सैक्रिफाइस के लिए और शायद ये एक्सप्रेशन मैजिक कर रहा है। और ये कहने के बाद तभी स्टेफन बोलता है हाँ ये एक्सप्रेशन मैजिक है जिसकी वजह से हम एक तरह का डार्क मैजिक कर सकते हैं जो ह्यूमन सैक्रिफाइस से ही आता है। और ये बात करने के बाद हम देखते हैं कि दोनों एकदम टेंस हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है अगर उसे वो मिले तो वो क्लाउस को दे देगी वो क्योर और एक तरह से उसे ह्यूमन बना के सफर करने देगी। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि हाँ मैं भी मेरे भाई को हेट करता हूँ और तुम भी अपने भाई से हेट करती हो, क्यों ना हम एक टीम बन जाए, बहुत ही अमेजिंग टीम होगी क्योंकि हम दोनों को चाहिए क्योर, बाकी लोगों के पास एक टीम मेंबर है, डेमन के पास है जेरेमी, क्लाउस के पास तलवार, बानी के पास शेन, हम दोनों बच्चे अकेले, हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, क्योर ले लेंगे और उस बाद में डिसाइड करेंगे हम दूसरों के साथ क्या करते हैं। और ये देख के हम देखते हैं कि अब रिबेका और स्टेफन मिला के एक टीम बना रहे थे। अब हम देखते हैं अप्रैल को जो सीधा जाके मिलती है एक काउंसिल मेंबर से जो थे नए शेरिफ बानी के पापा, और वहीं पर शेरिफ से मिलती है और उन दोनों से बोलती है कि मेरे पापा खुद से नहीं मर सकते और सेक्रीफाइस नहीं कर सकते अपने आप को, ना सुसाइड कर सकते हैं, ये शेन ने किया है, शेन ने उनको ब्रेन वॉश करके उनको मरवाया है
और यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है जो इस टाउन में नहीं होना चाहिए। हमें अब इस टाउन की केयर करनी पड़ेगी और इन सब लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा जिससे कि टाउन बिल्कुल सही पहले जैसा चल सके। और ये कहने के बाद बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं क्लाउस को जो लेके आता है मैट को, जेरेमी को और डेमन को अपने साथ एक बार के अंदर, और बार के अंदर देखते हैं कि सब लोग मरे हुए थे। और वहीं हम देखते हैं कि अब क्लाउस बोलता है मैंने इसको मार दिया है और ट्रांजिशन प्रोसेस में है, एक एक उठता जाएगा, उठने के बाद जेरेमी उनको मारता जाएगा और उसका मार्क जल्दी बढ़ जाएगा। और ये देख के मैट और जेरेमी बोलते हैं कि ये कौन सा प्लान है डेमन, हम तुझसे पूछ रहे हैं, हम क्लाउस से तो पूछ ही नहीं रहे, तुम थे हमारे लीडर एक तरह से, हमको पूरा मैप बनवाने वाले। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि डेमन बोलता है मैं इस प्लान पे पहले तो एग्री नहीं था, बट क्लाउस का प्लान भी बुरा नहीं है, जल्दी हो जाएगा काम। और ये देखते हैं हम ट्रांजिशन प्रोसेस खत्म होने वाली थी और सब लोग वापस जिंदा होने वाले हैं और एक एक करके जेरेमी सब इनको मार डालेगा और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अब मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, बशर्ते आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितने सब्सक्राइब रेट बढ़ेगा, जितना लाइक्स बढ़ेंगे वीडियो पे, उतनी जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा। और मेरा एक टारगेट बन चुका है कि जून या जुलाई तक मुझे पूरी वैम्पायर डायरीज की पूरी सीरीज खत्म करनी है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और देखते रहो रहस्य के पार। और अब हम देखते हैं आगे होगा क्या। अब देखते हैं कि शेन का प्लान क्या है जो डार्क मैजिक करवा रहा है बानी से, और बानी को की समझ रहा है, मतलब बानी की सेक्रीफाइस तो नहीं करेगा। या फिर हम देखेंगे अब अलीना स्टेफन से प्यार वापस कर पाएगी क्या नहीं। और अब हम देखेंगे अप्रैल टाउन की नई एक तरह से काउंसिल मेंबर बन के सबको मरवा तो नहीं देती है। अब हम देखेंगे कोल के पास आ चुका है स्टेक जो किसी भी ओरिजिनल वैम्पायर को मार सकता है, और शायद कोल अपने किसी भाई को मारने की कोशिश करे, और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो चाहे तो क्लाउस को भी मार दे। तो ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो को, घर पे रहें, सेफ रहें, बी केयरफुल एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।